एनएमडी कैट के ऑनलाइन सेशन के पहले लेक्चर में आप सबको वेलकम करते हैं। आज हमने बात करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और साथ साथ कुछ ना कुछ डिस्कशन लाजमी हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप के हवाले से। चलें फिर बाकायदा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बात स्टार्ट हो रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स constitute a major class of compounds overall। दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें से एक बड़ी तादाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम डिफाइन करें तो इस तरह कहा जा सकता है कि द कंपाउंड्स विच आर ईदर हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या तो हाइड्रोकार्बन्स या फिर होते हैं उनके डेरिवेटिव्स। दोनों ही टर्म्स को एक्सप्लेन कर देता हूं। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, तीसरा कोई एलिमेंट यहां पर मौजूद नहीं होता। मिसाल के तौर पर एल्केन्स या फिर एल्कीन्स। इसी तरीके से एल्काइंस भी हाइड्रोकार्बन्स की एक बेसिक क्लास है। आपने हाइड्रोकार्बन्स सेकेंड ईयर 8th चैप्टर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स नामी टॉपिक में पढ़े हुए हैं। दूसरे कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहला सकते हैं उन्हें आप कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव इस तरह समझ सकते हैं आप कि अगर आपके पास मीथेन है और मीथेन से एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर देते हैं तो यहां पर ग्रुप बन जाएगा जिसे मिथाइल ग्रुप कहते हैं। मिथाइल ग्रुप के साथ OH आपने लगा दिया। OH एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि अल्कोहल्स में पाया जाता है। तो ये कंपाउंड ये कहलाएगा डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो एक अनऑफिशियल स्टेटमेंट मैं यहां पर कोट कर दूं, हाइड्रोकार्बन्स का एक या दो या तीन या ज्यादा हाइड्रोजन निकालकर अगर आप उनकी जगह पर कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स लगा देंगे, रिपीट कर लेता हूं, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा है, आप हाइड्रोजन को हटाकर एक को भी हटा सकते हैं, दो को हटा सकते हैं, तीन को हटा सकते हैं और उन्हें हटाकर आप उसकी जगह कोई और एटम और ग्रुप ऑफ एटम लगा देते हैं। तो जो कंपाउंड नए बनते हैं उन्हें आप कहते हैं डेरिवेटिव्स। और डेरिवेटिव्स भी हाइड्रोकार्बन्स के तरीके से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। हमारा जो सिलेबस है एनएमडी कैट का उसके अंदर एक तो आपको सिलेबस दिया गया है, साथ साथ कुछ लर्निंग आउटकम्स भी बताई गई हैं और वो दोनों को मिलाकर एक अरेंजमेंट हमने बनानी होती है कि किस यूनिट में से कौन कौन से टॉपिक्स हमारी डिस्कशन का हिस्सा बनेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओवरऑल क्या होते हैं, ये हमारी लर्निंग आउटकम्स का एक क्वेश्चन है, जबकि बेसिक हेडिंग हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही चल रही है। तो यहां पर हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाने के लिए एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हाइड्रोकार्बन्स से डिराइव होना लाजमी शर्त है, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन से बनते हैं वो कहलाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। और वो क्या हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुए हैं या नहीं, इसका अंदाजा आपको हो सकता है इस बात से उन सब का एक ही जनरल फॉर्मूला होगा, वो सब के सब एक होमोलोगस सीरीज बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज ऐसे तमाम तर कंपाउंड या तो जो हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, बेंजीन है, या फिर जो उनके डेरिवेटिव हैं चैप्टर नंबर 10 एल्काइल हैलाइड, चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, चैप्टर 12 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, चैप्टर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स वगैरह। ये सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। आखिर इस बात की वजह क्या है कि आप इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसके मुकाबले में
आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बोनेट भी है, बाइकार्बोनेट भी है, अमोनियम सायानेट भी है। ये सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, हालांकि इनमें भी कार्बन है, बल्कि यहाँ तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन या डेरिवेटिव होने की निशानी क्या है? वो निशानी मैंने आपको बता दी कि वो सब के सब जो हैं एक पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज बनाएंगे और उनका एक जनरल फार्मूला होगा। एक ही फार्मूला से आप उन्हें लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर एल्केन्स का जनरल फार्मूला देख लें, CnH2n+2, एल्कीन्स CnH2n, एल्काइंस CnH2n-2। इसी तरीके से एल्काइल हैलाइड्स हो सकते हैं, CnH2n+1X हो सकता है। और इसी तरीके से आप एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए भी जनरल फार्मूला लिख सकते हैं। तो तमाम तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए जनरल फार्मूलाज जो हैं वो लिखे जाते हैं, क्योंकि वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ना जनरल फार्मूला, एक ही फार्मूला पर काफी सारी सीरीज ऑफ कंपाउंड्स का एग्जिस्ट करना, ये भी एक जरूरी शर्त है। इसके मुकाबले में ये जो कंपाउंड्स हैं, टेक्निकली द बुक राइट्स के जो ऐसे कंपाउंड्स हैं कार्बन के जो ऑर्गेनिक नहीं माने जाते, इसका रीजन किताब में ये लिखा हुआ है कि दे डू नॉट शो द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स शो नहीं करते, वो मैंने आपके सामने रख दी कि उनका कोई जनरल फार्मूला, मतलब CO के बाद कोई इसी सीरीज का कोई और मेंबर नहीं है, एक ही है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बोनेट भी अकेला है, अमोनियम साइनेट इसकी सीरीज में भी कोई नहीं होता। तो ये जो फार्मूला है ना, जनरल फार्मूला, ये एक इंडिकेशन है कि अगर कार्बन के कंपाउंड्स का एक खास जनरल फार्मूला है तो वो ऑर्गेनिक नेचर के होंगे और इसी तरीके से वो होमोलोगस सीरीज बनाएंगे, लॉन्ग चेन्स बनाएंगे जो कि कार्बन की प्रॉपर्टीज में है। तो ये बात आपने जाना इंफॉर्मेशन के तौर पर अपने पास रखनी है, ताकि अगर आपको कभी ऐसे सवाल आए कि कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है तो आप उसे टैकल कर सकें। फिलहाल हम अपने जो सवालों का हिस्सा है उसे लेकर जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ ही। स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बात चल रही है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप ब्रॉडली क्लासिफाई कर रहे हैं दो हिस्सों में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स या फिर हो सकते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या तो ओपन चेन होंगे, यानी कि उनके अंदर ऑल द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन ए स्ट्रेट चेन और इन ब्रांचेस। इस तरह लगे हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एटम्स, या फिर इस तरह लगे हो सकते हैं, या इस तरह लगे हो सकते हैं। यहाँ पर हर पॉइंट जो है कार्बन को शो कर रहा है, ये कार्बन चेन को शो किया जा रहा है। वो इस तरह लग सकते हैं या इस तरह लग सकते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज जो हैं वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, उनके अंदर कार्बन एटम्स जो हैं वो एक स्ट्रेट चेन में हो सकते हैं, उसमें एक ब्रांच, दो ब्रांचेस, ज्यादा ब्रांचेस हो सकती हैं, लेकिन कभी भी उसमें कोई रिंग जो है वो नहीं पाया जाएगा। एक बात याद रहे कि जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं वो आगे फर्दर सब डिवाइडेड हैं दो हिस्सों में। एक को आप कहते हैं कि ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैं, फर्दर अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो वो हो जाएंगे स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, और दूसरे वाले हो जाएंगे ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन कंपाउंड्स। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें तमाम तर कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन में लगे होते हैं, वहां पर कोई भी ब्रांच जो है नहीं पाई जाती। मिसाल के तौर पर हम एल्केन्स के लिए स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स की एक अलामत आपको बता रहे हैं। अगर कोई एल्केन स्ट्रेट चेन होगी तो वो इस तरह पाई जाएगी। हर कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है। जब आप इस कार्बन को देखते हैं तो इसने एक बॉन्ड कार्बन से बनाया हुआ है,
तो इसके पास 3 बॉन्ड हैं जिन्हें वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर लेता है। ये सैचुरेटेड है। ओपन चेन कंपाउंड्स जो हैं वो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन हो सकते हैं और साथ-साथ इन्हीं को एक और तरीके से भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं जिसे आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड भी कहते हैं। वो भी दोनों तरह के हो सकते हैं। वो भी स्ट्रेट चेन हो सकते हैं, वो भी ब्रांच चेन हो सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ओपन चेन जो कंपाउंड्स हैं उनकी जो पहली टाइप है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स उसकी। अच्छा, जो कार्बन दरमियान में होंगे उसने दोनों तरफ कार्बन से बॉन्ड बनाया होगा, उसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगे। इसी तरीके से ये एन ब्यूटेन है, स्ट्रेट चेन वालों को एन लिखा जाता है कॉमन नेम्स में। और इसके मुकाबले में एक और भी मैं कंपाउंड बना रहा हूँ, वो है आइसोब्यूटेन। और आइसोब्यूटेन के अंदर आप देख सकते हैं कि एक ब्रांच पाई जा रही है। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड में हमने एग्जांपल दी एन ब्यूटेन की। और यहाँ पर हम जो समझाना चाह रहे हैं वो एंटीटेस्ट के हवाले से ये बात है कि आपको जो चीज़ें जो आपने एफएससी में देखी हैं उन्हें आपको डिफरेंट एंगल से देखना पड़ेगा। सही जनाब, मिसाल के तौर पे ये हिस्सा देखें। स्ट्रेट चेन कंपाउंड अगर सैचुरेटेड कंपाउंड हो तो उसके अंदर आपको CH3 जो है वो नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CH3 की तादाद कितनी है। इसी तरीके से यहाँ पर देख लें, एक ब्रांच चेन कंपाउंड हमने आपके सामने रखा है। कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं इसी हिस्से को मेंशन करते हुए, ताकि आपका आइडिया क्लियर हो कि हमें सवालात जो हैं वो किस तरह इसी इंफॉर्मेशन को, जो कि आप काफी दफा टेक्स्ट बुक में देख चुके हैं, उसे किस तरीके से जो है वो पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन कोड करते हैं। इन सैचुरेटेड straight chain compound, A, CH3 is at the middle, B, CH3 may be at middle or terminal position। तीसरा ऑप्शन बना लेते हैं, CH2 may be at middle or terminal position। और लास्ट ऑप्शन बना लेते हैं, CH3 is always at the terminal position। तो ये इंफॉर्मेशन आपसे पूछ ली जाती है अगर आपने पढ़ा हुआ है कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब हमने उसे एक क्वेश्चन की शक्ल में आपसे पूछा कि अगर कोई सैचुरेटेड शर्त है, सैचुरेटेड क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कोई सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो जब कोई सैचुरेटेड कंपाउंड होता है तो इसका मतलब है कि बात हो रही है जो आपके पास सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं, एल्केन्स की बात चल रही है। सैचुरेटेड स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है कोई कंपाउंड, या हाइड्रोकार्बन लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो कोई स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है आपके पास और उसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, CH3 इज एट द मिडल। क्या CH3 किसी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन में मिडल में आ सकता है, क्या यहाँ पर आ सकता है? तो हमने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर जब कार्बन CH3 की फॉर्म में होगा तो उसके 3 बॉन्ड बने होंगे, और अगर वो मिडल में है तो उसे अपने दोनों तरफ कार्बन से बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। 3 बॉन्ड उसके कार्बन से, जस्ट इमेजिन कि इफ इट वर ए CH3 तो इसके बॉन्ड 3 और 2 5 हो जाते, जबकि 5 बॉन्ड जो हैं वो अलाउड नहीं है, परमिटेड नहीं है। तो फिर यानी कि CH3 जो है वो मिडल पर नहीं हो सकता। बी ऑप्शन देखें, CH3 मे बी एट मिडल। अगेन मे बी भी नहीं है, CH3 तो मिडल में हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो मिडल में होगा तो फिर वैलेंसी कार्बन की जो है वो ओवर हो जाएगी, जरूरत से ज्यादा हो जाएगी। तो अल्फा और बीटा जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। चार्ली देखते हैं, CH2 मे बी एट मिडल और एट टर्मिनल पोजिशन। टर्मिनल कहते हैं कोने को, आखिरी हिस्से को। अच्छा, वो कहता है कि क्या CH2 मिडल में या टर्मिनल दोनों पोजिशन पर हो सकता है? तो हमने कहा ये भी नहीं हो सकता। वो मिडल में तो हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि अगर CH2 मिडल में है तो उसने हाइड्रोजन से 2 बॉन्ड बनाए हैं और उसके पास 2 वैलेंसीज अभी भी फ्री हैं, तो वो 4 हो सकती हैं। लेकिन अगर CH2 टर्मिनल पोजीशन पर चला जाएगा, फॉर एग्जांपल इफ इट वर ए CH2, तो कार्बन के 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से बने हुए हैं, एक तीसरा बॉन्ड उसने कार्बन से बना लिया, ये तो बॉन्ड हो गए 3।
बॉन्ड होने कितने चाहिए? 4। तो 4 बॉन्ड तो यहाँ पर नहीं पूरे हो रहे, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम कहेंगे कि CH2 जो है वो भी टर्मिनल पोजीशन पर नहीं हो सकता। आखिरी ऑप्शन देख लें, CH3 इज ऑलवेज एट द टर्मिनल पोजीशन, और ये बिल्कुल सही बात है कि जब कोई स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है तो उसमें CH3 हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर होता है। तभी तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाकर उसके पास सिर्फ 1 बॉन्ड बनाने की गुंजाइश है, और वो बॉन्ड वो बना लेता है। कार्बन से एक ही साइड पर बॉन्ड बनाना है तो उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड रहेगी। तो आपने देखा कि किस तरह ये इंफॉर्मेशन ऐसे पूछी जा सकती है। आगे बात चल रही है क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स की। क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स या तो खुद या फिर किसी और हेटेरो एटम के साथ मिलकर एक क्लोज्ड चेन बनाते हैं, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन एटम्स आपस में लिंक्ड होकर क्लोज हो जाते हैं। उनके अंदर कोई रिंग, कोई सर्कल, कोई और शक्ल का स्ट्रक्चर जो है वो पाया जा सकता है। क्लोज चेन कंपाउंड्स को अगर हम देखें तो इन्हें आप क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स दैट फॉर्म द रिंग। तो जो एटम्स रिंग बना रहे हैं उनकी बेस पर आप इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। आप इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, और आप इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनका दूसरा नाम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी रखा गया है, इनके अंदर जो रिंग होता है, रिंग ऑफ एटम्स, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स पर ही मुश्तमिल होता है। इसके अलावा कोई और एटम, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन वगैरह, वो यहाँ पर मौजूद नहीं होता। अच्छा, जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इन्हें आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इन्हें आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में और एरोमेटिक कंपाउंड्स में। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर सिमिलैरिटी पाई जाती है विद एलिफैटिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक कंपाउंड्स के साथ इनमें सिमिलैरिटी पाई जाती है, लाइक ये एल्कीन या एल्केन या एल्काइन लाइक प्रॉपर्टीज समवट शो कर सकते हैं, लेकिन इनमें साइकिल या रिंग पाया जाता है। कुछ मशहूर मिसालें मैं यहाँ पर कोट करूं तो ये पहली मिसाल मैंने आपके सामने रखी, इसे आप कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। एक आसान तरीका एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को शो करने का ये है कि आप इस तरह स्ट्रक्चर बना दें और जो भी देखने वाला है उसे ये पता हो कि यहाँ पर हर कोना एक कार्बन को जाहिर कर रहा है और हर एक लाइन एक बॉन्ड को जाहिर कर रही है। जबकि अगर यहाँ पे 2 लाइनें होंगी तो वो डबल बॉन्ड को शो करेंगी, और अगर 3 लाइनें, तो वैसे यहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, तो अगर 2 लाइनें हों तो फिर वो डबल बॉन्ड को शो करती हैं। तो ये साइक्लोब्यूटेन हो गया। इसी तरीके से साइक्लोपेंटेन या साइक्लोहेक्सेन वगैरह, ये सब के सब एलिसाइक्लिक कंपाउंड हैं, और ये सब के सब एलिसाइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड है। ये एक बात आपने याद रखनी है कि अगर सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो फिर वो सैचुरेटेड होंगी, और अगर वो डबल बॉन्ड है वहां पर या ट्रिपल बॉन्ड है किसी कंपाउंड में तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। तो किताब के मुताबिक एलिसाइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड्स, उनका जनरल फार्मूला CnH2n है, और ये वही जनरल फार्मूला है जो कि एल्कीन्स का होता है, यानी कि CnH2n। और ये बात हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, आज ही आइसोमेरिज्म में भी बात करेंगे कि अगर दो कंपाउंड्स का जनरल फार्मूला एक जैसा हो तो इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो वो एक दूसरे के साथ आइसोमेरिज्म शो कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो कंपाउंड है, इस बात को समझने के लिए हम एक मिसाल कोड करते हैं, क्वेश्चन कोड करते हैं, और वो क्वेश्चन ये है कि मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये देखें जी, ये है मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन में एक CH3 लगा हुआ है। मिथाइल साइक्लोप्रोपेन इज एन आइसोमर ऑफ एन ब्यूटेन या फिर आइसोब्यूटेन या फिर 1 ब्यूटीन या फिर 1 ब्यूटाइन। तो आइसोमर्स पहचानने के लिए जनरल फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलकर हम जब फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो भी हम काफी ज्यादा जनरल फार्मूलाज पर जोर देंगे और ऐसे भी ग्रुप्स आइडेंटिफाई करेंगे जिनका जनरल फार्मूला सेम होता है। तो यहाँ पर जो जनरल फार्मूला है
सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का वो CnH2n है और एल्कीन्स का जनरल फार्मूला भी CnH2n होता है। तो अल्लाह के फजल से हम ये आसानी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो एल्कीन्स होंगी वो फिर एलिसाइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड्स के आइसोमर होंगे। सही है जनाब। तो ये आपने ध्यान में रखना है। एक और सवाल यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन और एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ से। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रखा और इसका नाम है साइक्लोब्यूटीन। एक डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। साइक्लोब्यूटीन हैज हाइड्रोजन एटम्स। साइक्लोब्यूटीन में हाइड्रोजन एटम्स की तादाद आखिर कितनी है? क्या वो 4 है या 6 है या 8 है या 10 है? याद रहे कि सैचुरेटेड जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनका जनरल फार्मूला CnH2n है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड आ जाए बीच में तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो CnH2n हो, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कार्बन की बात करता हूं तो यहाँ पर चार कोने हैं, 4 कार्बन हैं। इस कार्बन की बात की जाए तो यहाँ पर 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए हैं। सॉरी, कार्बन कार्बन के, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी। इसी तरीके से इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन लगने जरूरी हैं ताकि कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन लगेगा क्योंकि एक तरफ डबल बॉन्ड है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड है। 3 बॉन्ड कार्बन के पहले बने हुए हैं तो 1 बॉन्ड और बन जाएगा 4। और इसी तरीके से इस कार्बन के साथ भी 3 बॉन्ड पहले बने हुए हैं तो एक नया बॉन्ड बनेगा, 4 बॉन्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर अब फुली सेटिस्फाइड स्ट्रक्चर है कार्बन की वैलेंसी के हवाले से, चाहे वो डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फेक्शन हुई हो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स देखें, 2 2 4 5 6 एटम्स हैं जी यहाँ पर हाइड्रोजन के। इस तरह का भी सवाल हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के हवाले से आ जाए। अच्छा, आगे चलें तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके अंदर मिनिमम एक बेंजीन रिंग होना चाहिए। बेंजीन रिंग अगर अकेला हो तो उसे आप बेंजीन ही कहते हैं। अगर बेंजीन रिंग 2 आ जाएं तो उसे आप नेफ्थलीन कह देते हैं। अगर बेंजीन रिंग 3 आ जाएं और वो एक स्ट्रेट चेन में लगे हों तो इसे आप एंथ्रासीन कहते हैं। इसी तरीके से अगर बेंजीन रिंग के साथ CH3 लगा हो तो आप इसे टॉलुइन कहेंगे, या फिर यहाँ OH लगा हो सकता है, आप इसे फिनोल कहते हैं अल्लाह के फजल से। या फिर यहाँ पर लगा हो सकता है CHO जिसे आप बेंजल्डिहाइड कहते हैं। इसी तरीके से NH2 एनिलीन, COOH बेंजोइक एसिड और SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पर कोई भी जो स्ट्रक्चर है उसके हवाले से कोई इंफॉर्मेशन जो है वो हमें पूछी जाती है, पूछी जाती रही भी है। फॉर एग्जांपल एक और भी बात यहाँ पर हम कोट करते हैं और उसमें हमें ये पूछा गया था, ये पास पेपर के सवाल की थोड़ी सी एलेबोरेशन है यहाँ पर, और वो ये है कि OH Br Br Br, the name of this compound is, इस कंपाउंड का नाम क्या है ये हमने आइडेंटिफाई करना है। तो इसका नाम पिक्रिक एसिड या 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन या 246 ट्राइब्रोमो बेंजीन या 246 ट्राइब्रोमो फिनोल। तो पता ये लगेगा कि यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो फिनोल नाम देता है बेंजीन को और उसे आप नंबर 1 कह देंगे। उस हवाले से ये 2 पर है, ये 4 पर है, ये 6 पर है, तो इसका नाम हो जाएगा 246 ट्राइब्रोमोफिनोल। 246 ट्राइब्रोमोफिनोल इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। इस तरह नाम जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स के वो भी हमें ध्यान में रखने हैं। एक और एंगल भी सवाल का आपसे डिस्कस करते हैं और वो सवाल ये है कि नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड कार्बन्स
in benzaldehyde are 6, 7, 8 और 10। तो बेंजल्डिहाइड में sp2 हाइब्रिड कार्बन्स जो हैं उनकी तादाद क्या है? पहले हमें बेंजल्डिहाइड देखना पड़ेगा कि वो क्या है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो अगर कभी बेंजीन के साथ CHO लगा हो तो आप इसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं, और बेंजल्डिहाइड को फर्दर ओपन करके लिखूं तो C डबल बॉन्ड OH, इसे कहेंगे बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में 6 कार्बन हैं और आप सभी जानते हैं कि बेंजीन के सारे कार्बन जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होकर सिग्मा फ्रेमवर्क बनाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट को मद्देनजर रखते हुए 9 चैप्टर का आपका टॉपिक है, उसे आप सेकंड ईयर में तैयार कर रहे हैं। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं सारे के सारे 6 कार्बन, और ये वाला कार्बन जिसने एक डबल बॉन्ड बनाया है उसके हवाले से इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि जब कभी कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया हो, दो नहीं जी, एक डबल बॉन्ड बनाया हो, तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो 6 कार्बन ये वाले और एक ये वाला, 6 और एक 7। यहाँ पर 7 ऐसे कार्बन एटम्स हैं जिन्होंने sp2 हाइब्रिडाइजेशन की हुई है। तो यहाँ पर 7 कार्बन हो गए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ये थी बात जी एरोमेटिक कंपाउंड्स की, इनकी मशहूर क्लासिफिकेशन भी हमने आपसे जिक्र की। अब हम बात करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। आगे चलते हुए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात चल रही है, यानी कि ऐसे रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स जिनमें रिंग के अंदर ना सिर्फ कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं बल्कि कोई हेट्रो एटम भी होता है, लाइक नाइट्रोजन हेट्रो एटम हो सकता है, सल्फर हेट्रो एटम हो सकता है, ऑक्सीजन हेट्रो एटम हो सकता है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को आप क्लासिफाई करेंगे सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में और अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमारी जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसमें फॉल नहीं करते, अलबत्ता इनका नाम क्लासिफिकेशन की जो स्कीम बनी हुई है सेकेंड ईयर की बुक में उसमें लिखा गया है। तो उस हवाले से मैं बता दूं कि अगर इस तरह हेट्रो एटम रिंग में पाया जाए और कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई अनसैचुरेशन नहीं है, तो फिर आप उन्हें कह देते हैं कि ये सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनकी डिटेल हमारे पास मौजूद नहीं है। हम डिटेल से बात करेंगे अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, जिनमें मशहूर मिसालें आप देख चुके हैं, ये वाली पायरोल, फ्यूरॉन, थायोफीन, पेरिडीन। तो यहाँ पर हेट्रो एटम्स हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन वगैरह। ये भी बात याद रहे कि अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इनको आगे आप क्लासिफाई कर सकते हैं एक एज एरोमेटिक कंपाउंड्स और टू एज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। यहाँ पर अब एक बात नई जो है वो सीखने को मिलती है हमें कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो भी एरोमेटिक हो सकते हैं। तो मैं यहाँ बताता चलूँ कि जो वर्ड एरोमेटिक है, एरोमेटिक की एक हिस्टोरिकल ग्राउंड्स हैं और एक थोड़ी सी इसकी जो है ना आप कह सकते हैं साइंटिफिक ग्राउंड्स हैं। तो हिस्टोरिकल ग्राउंड्स ये कहती हैं, जो कि चैप्टर नंबर 9 सेकंड ईयर में हमें सुनने को मिलता है कि स्टार्ट में जो कंपाउंड ऐसे मिले जिनके अंदर कोई स्मेल थी उनको एरोमेटिक कहा गया। फ्रेग्रेंस या फ्रेग्रेंट से रिलेटेड वर्ड है, और बाद में क्लासिफिकेशन ये बनी कि बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये इसकी रूट्स जो हैं वो हिस्टोरिकल हैं, यानी कि हिस्ट्री बेस्ड हैं। और लेकिन साथ जो जदीद साइंटिफिक एरोमेटिक की डेफिनेशन है, इस टर्म की डेफिनेशन एरोमेटिक की, वो ये है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, या फिर डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, फिर लोन पेयर हो। मिसाल के तौर पर आप पायरोल को देखें। पायरोल में डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, ये देखें, फिर सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड है, दो सिंगल बॉन्ड आ गए। अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड तो है ही नहीं यहाँ पर। तो डबल सिंगल सिंगल, ये तो दो सिंगल इकट्ठे आ गए।
तो जब आप इसका स्ट्रक्चर किताब में देखते हैं तो स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है जनाब, स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, गोल दायरा वही डाला हुआ है, वो जो एरोमेटिक का गोल दायरा है। तो इसमें तो डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल ये तो अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड का कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर। तो फिर इसमें एरोमेटिक वाला गोल दायरा क्यों डला हुआ है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये वाली एरोमेटिक की शर्त पूरी हो रही है, डबल सिंगल लोन पेयर, सिंगल डबल लोन पेयर, सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। ये भी एरोमेटिक की जो अप्लाइड डेफिनेशन है उसमें फॉल कर रहा है। तो एरोमेटिक वर्ड क्योंकि मेंशन्ड है हमारी जो क्लासिफिकेशन की स्कीम बनी हुई है एफएससी की बुक में कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी एरोमेटिक हो सकते हैं, तो उसको समझाने के लिए मैंने ये बता दिया कि एक ये कंडीशन है एरोमेटिसिटी की और एक और कंडीशन जो है एरोमेटिक होने की वो ये है कि जिस कंपाउंड के बारे में हम ये डाउट कर रहे हैं कि वो एरोमेटिक होगा उसका स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर होना चाहिए। तो प्लेनर स्ट्रक्चर अगर किसी कंपाउंड का है, ये सब प्लेनर स्ट्रक्चर है और इन सब के अंदर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर वाली जो कंडीशन है वो पूरी हो रही है। इस वजह से ये सब के सब एरोमेटिक हैं, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड हैं। और अगर ये शर्त पूरी ना हो रही होती तो फिर ऐसे कंपाउंड भी हैं जो कि नॉन एरोमेटिक होंगे। तो ये एक थोड़ी सी आगे की बात हमने यहाँ पर समझ ली ताकि वो एरोमेटिक वर्ड जो है उसकी एक्सप्लेनेशन हो जाए और कोई भी चीज़ जो है वो अनएक्सप्लेन्ड ना रह जाए जो हमें जहन में डाउट जो है वो हमारे क्रिएट करे। अच्छा चलें फिर यहाँ पर कुछ सवाल देख लेते हैं हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के हवाले से। और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के हवाले से हम देख रहे हैं पहला सवाल ये कि विच ऑफ दीज कैन बी classified as heterocyclic compound। अल्फा ऑप्शन देख रहे हैं NH2 लगा हुआ है यहाँ पर, बीटा ऑप्शन देख रहे हैं OH लगा हुआ है यहाँ पर, चार्ली ऑप्शन देख रहे हैं नाइट्रोजन लगा हुआ है यहाँ पर, डेल्टा ऑप्शन देख रहे हैं COOH लगा हुआ है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन में हेटेरो एटम का रिंग का हिस्सा बनना बड़ा जरूरी है। अगर हेटेरो एटम रिंग का हिस्सा नहीं बन रहा तो फिर आप उस कंपाउंड को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। यहाँ पर N हेटेरो एटम है, O हेटेरो एटम है, बीटा में डेल्टा में O हेटेरो एटम है, लेकिन ये हेटेरो एटम जो है वो रिंग का पार्ट नहीं बन रहे, ये रिंग के बाहर लगे हुए हैं, एज ए ब्रांच एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो ये सब के सब बेंजीन के डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। जबकि ये जो चार्ली ऑप्शन है जिसमें नाइट्रोजन एज एन हेटेरो एटम एज ए हेटेरो एटम वो रिंग का पार्ट बन रहा है, तो आप कहेंगे कि ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की मिसाल है। एक और सवाल यहां पर देखते हैं और वो ये है कि विच ऑफ दीज डज नॉट रिलेट टू हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इनमें से कौन सी बात हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के साथ रिलेट नहीं करती? ईदर इट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या सैचुरेटेड हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं। ये देखें सामने। क्या वो अनसैचुरेटेड हो सकते हैं? बिल्कुल अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। अब चार्ली और डेल्टा में ना प्रॉब्लम आ सकती है कि क्या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स एरोमेटिक हो सकते हैं? तो मैंने कहा कि जो हमारी बेसिक डेफिनेशन है एरोमेटिसिटी की या एरोमेटिक कंपाउंड्स की वो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के हवाले से ही चलती है। लेकिन हमारी किताब के अंदर ही एक जगह पर ऐसे लिखा हुआ है जिसको मैंने एलैबोरेट कर दिया कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं अगर उनके अंदर ये वाली अरेंजमेंट अगर आ जाए, प्लेनर स्ट्रक्चर आ जाए, जैसे कि पायरोल में है, फ्यूरान में है, थायोफीन में है, पिरिडीन में है, तो वो भी एरोमेटिक हो सकते हैं। यानी कि ये कंडीशन जो भी पूरी करेगा वो एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये एरोमेटिक हो सकते हैं। लेकिन ये एलिसाइक्लिक नहीं हो सकते क्योंकि एलिसाइक्लिक होने के लिए कार्बोसाइक्लिक इस तरह का स्ट्रक्चर, एलिसाइक्लिक में सिर्फ कार्बन एटम्स ही होते हैं, कार्बन एटम्स के अलावा कोई और
एरोमेटिक नहीं, सॉरी एलिसाइक्लिक नहीं हो सकता। तो हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर तो हेट्रो एटम होना ज़रूरी है, और यहाँ पर एलिसाइक्लिक क्योंकि उसमें कोई भी हेट्रो एटम नहीं होता, इसलिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर नॉट रिलेटेड टू एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, बाकी सबसे वो रिलेटेड हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब बात चल रही है फंक्शनल ग्रुप की। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स लिख लिए हैं, साथ उनके नाम, और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है उन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं इसके बारे में भी लिखा है, और बाद में उनका जनरल फार्मूला लिखा है। जनरल फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ना सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को समझने के लिए बल्कि इस बात को भी समझने के लिए कि कौन से ऐसे ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनकी वजह से कंपाउंड्स आपस में आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आइसोमेरिज्म की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे चलकर हमने आइसोमेरिज्म पर फिर से बात करनी है। एक नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा आइसोमेरिज्म के हवाले से है। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड की बात हो रही है। डबल बॉन्ड जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है इसे डबल बॉन्ड कहते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें आप एल्कीन्स कहते हैं। इनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। जिन कंपाउंड्स में ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें एल्काइंस कहते हैं, और उनका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है, यानी कि जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, लाइक प्रोपाइन C3H4। एक्स हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है, हेलो ग्रुप इसे कहते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो वगैरह। एल्काइल हैलाइड्स में ये फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है और उनका जनरल फार्मूला CnH2n+1x होता है। OH बड़ा फेमस ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल्स में पाया जाता है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका जो जनरल फार्मूला है वो मैंने ब्लू से लिखा है, और एक लाइन भी आपको कनेक्ट करती हुई नजर आ रही है। तो ये जो फार्मूला है CnH2n+2O, ये जनरल फार्मूला है अल्कोहल्स का, और यही जनरल फार्मूला होता है ईथर्स का भी। यानी कि अल्कोहल्स और ईथर्स में अगर कार्बन एटम्स की तादाद एक जितनी हो तो फिर वो आपस में आइसोमेरिज्म शो करेंगे। आइसोमेरिज्म इसके अलावा भी और भी ऐसे पेयर्स हैं जो आपस में आइसोमेरिज्म शो करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो उनकी भी आगे डिटेल आ जाएगी। NH2 अमाइनो फंक्शनल ग्रुप होता है, जिन कंपाउंड्स में ये ग्रुप पाया जाए उन्हें अमाइंस कहते हैं। इनका जनरल फार्मूला CnH2n+1NH2 होता है। C डबल बॉन्ड N जो ग्रुप है, C डबल बॉन्ड NH, इसे इमीनो कहते हैं, I से शुरू होता है, अमाइनो नहीं है, इमीनो है। जिन कंपाउंड्स में इमीनो ग्रुप पाया जाता है उन्हें इमीन्स कहते हैं, और इनका जनरल फार्मूला CnH2nNH होता है। आगे चल रहे हैं हम। ये जो ग्रुप है CHO, इसे ना एल्डिहाइड ग्रुप तो कहते हैं आम जबान में, लेकिन इसका ज्यादा अच्छा नाम जो है वो फॉर्माइल ग्रुप है, और फॉर्माइल ग्रुप जिन कंपाउंड्स में होता है उन्हें आप नाम देते हैं कि ये एल्डिहाइड्स हैं। अच्छा, जो एल्डिहाइड्स हैं इनका जनरल फार्मूला अगर हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि CN, बल्कि हम मार्कर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट यूज करते हैं ताकि यहाँ पर भी क्योंकि इन्होंने आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करना होता है, तो यहाँ पर हम कह देते हैं कि CnH2nO, CnH2nO। फॉर एग्जांपल CH2O फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला है, या एसिटल्डिहाइड CH3CHO, उसमें भी जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन यहाँ पर होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है। अच्छा, जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है इसे कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, और जिन कंपाउंड्स में ये ग्रुप पाया जाता है उन्हें आप कीटोन्स कह देते हैं। कीटोन्स का जनरल फॉर्मूला भी एल्डिहाइड्स के तरीके से ही CnH2nO होता है, यानी कि ये दोनों भी आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो आगे की तरफ चल पड़ते हैं। ये जो ग्रुप है COCl, ये जिन कंपाउंड्स में पाया जाता है उन्हें आप एसिड क्लोराइड कहते हैं, कंपाउंड को भी एसिड क्लोराइड्स ही कहते हैं, और इनका जनरल फार्मूला जो है वो होता है CnH2n+1COCl। लेस कॉमन है, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है FSC के अकॉर्डिंग भी। और CONH2 ये जो है ये अमाइड लिंकेज है, जिन कंपाउंड्स में पाया जाता है अगेन उन्हें भी अमाइड ही कहते हैं, एसिड अमाइड्स कहते हैं, और उनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1CONH2, एसिड अमाइड्स। इसके बाद आ जाता है ये वाला लिंकेज, और इस लिंकेज को एस्टर लिंकेज कहते हैं। जिन कंपाउंड्स में एस्टर लिंकेज पाया जाए उन्हें आप एस्टर्स कहते हैं। एस्टर्स जो होते हैं उनका जनरल फार्मूला अगर हम लिखें तो एस्टर्स का जनरल फार्मूला होगा
CnH2nO2, CnH2nO2। अच्छा, एस्टर से मिलता जुलता एक कंपाउंड हम यहाँ पर लिखते हैं जो बड़ा फेमस है और हमें पता भी है उसके बारे में, वो है C डबल बॉन्ड OOH। इसे कहते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप। और जिन कंपाउंड्स में कार्बोक्साइल ग्रुप पाया जाता है उन्हें नाम दिया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप भी होता है, यानी कि C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप भी होता है, और हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी होता है, यानी कि OH वाला ग्रुप भी होता है। इसलिए उन्हें कार्बोनाइल से और ऑक्साइलिक और हाइड्रोक्सिल से नाम दिया जाता है। इनके जनरल फार्मूला देखें तो इनका जनरल फार्मूला भी CnH2nO2 ही होता है, यानी कि ये दोनों भी आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आखिर में SH जो है इसे मरकेप्टो ग्रुप कहते हैं। जिन कंपाउंड्स में मरकेप्टो ग्रुप हो उन्हें मरकेप्टान्स कहा जाता है, और मरकेप्टन्स जो हैं इनका फार्मूला CnH2n+1SH होता है। आगे चल पड़े, Cn, इसे साइनो ग्रुप कहते हैं। जिन कंपाउंड्स में साइनो ग्रुप पाया जाए उन्हें नाइट्राइल्स कहा जाता है, उन्हें आप कहते हैं कि ये नाइट्राइल हैं। नाइट्राइल्स का जनरल फार्मूला CnH2n+1Cn है। इसके बाद NO2 को नाइट्रो ग्रुप कहा जाता है। जिन कंपाउंड्स में ये पाया जाए ग्रुप उन्हें भी नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोमीथेन वगैरह इस तरह के उनके नाम रखे जाते हैं। और इनका जनरल फार्मूला CnH2n+1NO2 होता है। तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ये सारे ही स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको अपने पास रिकॉर्ड में रखने के लिए एक फाइल बना लें जहाँ पे आप अहम स्क्रीनशॉट जो एज सच आप अपने लैपटॉप से या मोबाइल की स्क्रीन से लेते हैं उन्हें वहां पर सेव कर लें, या फिर आप इन्हें लिख भी सकते हैं, जैसा कि साथ साथ लिखना एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो अब हम कुछ सवालात देखेंगे फंक्शनल ग्रुप के हवाले से, और उनसे हम यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है उसको चेक करने की कोशिश करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास हमने आप तक पहुँचाई है क्या आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग अभी तक हुई है या नहीं। बात चल रही है कुछ एमसीक्यूज की विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले, which of these compounds has the have the same general formula? कौन सा ऐसा पेयर है कंपाउंड्स का जिनका जनरल फार्मूला सेम होगा? ऑप्शन है एस्टर्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एसिड क्लोराइड्स एंड अमाइड्स, या फिर एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। तो कौन सा ऐसा पेयर है यहाँ पर जिनका जनरल फार्मूला सेम होगा? जनरल फार्मूला सेम के हवाले से मैंने आपके सामने एक बात रख दी है। वो बात ये है कि अल्कोहल्स और ईथर्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स, चौथा साइक्लोएल्केन्स और एल्कीन्स। रिपीट करके आप देख लें, चारों नाम मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अल्कोहल्स और ईथर्स, एल्डिहाइड्स कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एस्टर्स, और एल्कीन्स और साइक्लोएल्कीन्स। ये चार ऐसे पेयर हैं जिनका जनरल फार्मूला सेम है और वो एक दूसरे के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो उनमें से एक पेयर यहाँ पर मौजूद है तो उसे आप टिक कर देंगे कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स उनका जनरल फार्मूला एक जैसा होता है। आगे चल पड़ते हैं जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन, which compounds has the highest number of oxygen atoms per molecule?
ऑप्शंस हैं मर्केप्टन्स या फिर नाइट्राइल्स या फिर कीटोन्स या फिर एस्टर्स। तो आप जानते हैं कि मर्केप्टन्स में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, एसएच फंक्शनल ग्रुप है, नाइट्राइल्स में ट्रिपल बॉन्ड एन फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन्स में एक ऑक्सीजन होती है। इनका जनरल फार्मूला मैंने आपके सामने रखा था CnH2nO, जबकि एस्टर्स जो हैं CnH2nO2, यानी कि पर मालिक्यूल वहां पर 2 ऑक्सीजन हैं जो कि बाकी सबसे ज्यादा हैं। आगे चल पड़ते हैं जी, एक और भी बात देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल ऑफ दीज हैव sp2 hybrid atoms except, तो हमने यहाँ पे 4 ग्रुप ऐसे लिखने हैं जिनके अंदर sp2 हाइब्रिड एटम या तो होंगे या नहीं होंगे, और सवाल ये है कि आपने देखना है कि किसमें sp2 हाइब्रिड एटम्स नहीं हैं। ऑप्शंस हैं हमारे पास एल्डिहाइड्स, एल्कीन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और नाइट्राइल्स। तो आप देख सकते हैं कि जो एल्डिहाइड्स हैं इनमें C डबल बॉन्ड O है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर कभी कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाए, कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाए, कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाए, तो वहां पे सिर्फ एक, दो नहीं, अगर एक डबल बॉन्ड उसने बनाया है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। लेकिन अगर वो ट्रिपल बॉन्ड बना ले तो फिर वो हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। सही है जनाब, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो नाइट्राइल्स में sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 नहीं है। टिक कर लें, टिक कर लें, ये भी टिक हो गया। चलें एक और क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ sp हाइब्रिड कार्बन्स इन एल्काइन अर्थ। कोई एल्काइन है, उसमें sp हाइब्रिड कार्बन जो हैं वो कम से कम अगर कहीं हो, फॉर एग्जांपल सबसे छोटा आप कोई एल्काइन देख लें, उसकी भी बात करें तो उसमें सबसे कम जो sp हाइब्रिड कार्बन हैं वो कितने हो सकते हैं। तो बड़ा आसान जवाब है जी, आप सबसे मिनिमम कार्बन एटम वाला कंपाउंड सोचें एल्काइन, तो वो बनता है इथाइन, और इथाइन C2H2 है। याद रहे कि एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है और वो ट्रिपल बॉन्ड होता है C ट्रिपल बॉन्ड C। तो कम से कम 2 कार्बन तो होंगे ही जिन्होंने ट्रिपल बॉन्ड बनाया होगा, और जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो एल्काइन है उसमें कम से कम तो 2 ऐसे कार्बन होने ही चाहिए जो ट्रिपली बॉन्डेड है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम इतना होना जरूरी है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट ए फंक्शनल ग्रुप। इनमें से कौन एक फंक्शनल ग्रुप की मिसाल नहीं है। तो हम डबल बॉन्ड कोड कर लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कोड कर लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड एन कोड कर लेते हैं, सिंगल बॉन्ड कोड कर लेते हैं। तो याद रहे कि एल्केन्स जो हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिंगल बॉन्ड तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता ही है, वही बेसिक है, वही बेसिक्स है हाइड्रोकार्बन्स की। डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, और ट्रिपल बॉन्ड एन भी फंक्शनल ग्रुप है। तो ये बात भी आपके जहन में रहनी चाहिए। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो इस टॉपिक के हवाले से हो तो आप शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच जी, अस्सलाम वालेकुम।